हेलो फ्रेंड हैं। हेलो फ्रेंड, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में 9 जुलाई 2023 के जीके के 10 सवाल को देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं इन 10 सवाल को। कल आप लोग को एक अभ्यास प्रश्न दिया गया था जिसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना था। तो आइए इन सवाल को देखते हैं आज। सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें आप लोग को 3 कथन दिया गया था। कथन एक, पहला कथन है इसके तहत राज्य अपनी सीमाओं में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा कथन था इसके तहत संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। तीसरा कथन था इसके तहत संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र अलग करके एक पूर्णतः राज्य बना सकती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए में था केवल 1, ऑप्शन बी में था केवल 2, ऑप्शन सी में था सभी 3, ऑप्शन डी में था इनमें कोई नहीं। इनका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में मिजोरम के जो रियूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि उन्हें जो समुदाय के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत अलग राज्य की आवश्यकता है। बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। इस संबंध में संसद कानून द्वारा निम्न कार्य कर सकती है। पहला, किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को एकजुट करके एक नया राज्य बनाया, इसलिए कथन 3 सही है। दूसरा है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना। तीसरा है किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करना। चौथा है किसी भी राज्य की सीमा बदलना, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। पांचवा है किसी राज्य का नाम बदलना, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन सही है, इसलिए बी विकल्प सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, केवल 2। आज का पहला प्रश्न है, पंगत्सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। दूसरा कथन है इसका 2/3 हिस्सा भारत में और 1/3 हिस्सा चीन में है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन ए में है केवल 1, ऑप्शन बी में है केवल 2, ऑप्शन सी में है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी में है न तो 1 और न ही 2। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में भारत और चीन दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में पैंगोत्सो झील के उत्तरी तट पर बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाई है। सीमा सड़क संगठन यानी BROLAC पर ऐसे रणनीति बुनियादी ढांचे के निर्माण का नेतृत्व कर रहा है। इसी के साथ BRO पूर्वी क्षेत्र में अंतिम मील जैसे सेला, नेचिपी और सेला छबरेला सुरंगों को अन्य रणनीति दरों से जोड़ने पर काम कर रहा है। बता दें कि पेंगोंग झील लगभग 4350 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, इसलिए कथन 1 सही है। लगभग 160 किलोमीटर तक फैली पेंगोंग झील का 1/3 हिस्सा भारत में है और बाकी 2/3 हिस्सा चीन में है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत यानी NADA इंडिया ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन यानी SARADO के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन का गठन 16 मई 2007 को मालदीव में आयोजित दक्षिण एशियाई डोपिंग रोधी कार्यक्रम परियोजना विकास बैठक में किया गया था। यह संगठन विश्व डोपिंग रोधी संहिता की आवश्यकता को पूरा करने और संबंधित देशों में डोपिंग मुक्त खेल को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श और वित्तीय रूप से जिम्मेदार समाधान है। इस संगठन में बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल है, जबकि इंडोनेशिया इस संगठन में शामिल नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मकों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 युग्मक दिया गया है, उस पर विचार कीजिए, जिसमें हाइड्रोजन के प्रकार और उत्पादन का माध्यम दिया गया। पहला नंबर में है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसका उत्पादक माध्यम बताया जल। दूसरा है ब्राउन हाइड्रोजन, जिसका उत्पादक माध्यम बताया गया जीवाश्म ईंधन। तीसरा है ब्लू हाइड्रोजन का माध्यम बताया गया है प्राकृतिक गैस। उपयुक्त में से कितने युग्मक सही सम्मिलित है आप बताइए। जैसे केवल ऑप्शन ए में है केवल 1, ऑप्शन बी में है केवल 2, ऑप्शन सी में है केवल 3, ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, केवल 3। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा उत्पन्न विद्युत के साथ जल के इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके किया जाता है, इसलिए युग्मक ए सही सम्मिलित है। इसमें कार्बन की तीव्रता अंत विद्युत के स्रोतों की कार्बन तटस्थता पर निर्भर करती है। वहीं ब्राउन हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया में काले कोयले या
लिंगाइट भूरा कोयला का उपयोग किया जाता है, इसलिए युग्मक बी सही सम्मिलित है। जबकि ब्लू हाइड्रोजन की उत्पत्ति प्राकृतिक गैस से होती है, जहां कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है, इसलिए युग्मक 3 भी सही सम्मिलित है। इस प्रकार तीनों युग्मक सही सम्मिलित है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुच्छी की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए में है मशरूम, ऑप्शन बी में है मछली की प्रजाति, ऑप्शन सी में है कोरल, ऑप्शन डी में कॉफी का प्रकार। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मशरूम। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। शासित मौसम पैटर्न और औसत से अधिक तापमान के परिणाम स्वरूप गुच्छी मशरूम को लगातार दूसरे वर्ष संकटपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा, इसलिए विकल्प ए सही है। बता दें कि गुच्छी मशरूम एस्कोमाइकोटा में मोरचेलासी परिवार में एक कवक की प्रजाति है। मशरूम की यह प्रजाति हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। इसकी खेती संभव नहीं है, इसलिए इसे जंगल में जाकर ही ढूंढ कर लाना पड़ता है। इसे स्थानीय भाषा में छतरी, टटमोर या घुंघरू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भारत के किन राज्यों में स्थित है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में डॉल्फिन अभयारण्य स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। गौरतलब यह है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य उत्तरी भारत में 5400 वर्ग किलोमीटर की तीर्य राज्य संरक्षित क्षेत्र है। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1979 में चंबल नदी के लगभग 425 किलोमीटर लंबाई और नदी के साथ 2 से 6 किलोमीटर चौड़े गड्ढों पर एक नदी अभयारण्य के रूप में की गई थी। यह उत्तर प्रदेश में 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला एक तीर्य राज्य अभयारण्य है, जो आगरा और इटावा जिलों में फैला हुआ है। इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आता है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTGS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत में अब तक ऐसे 100 से अधिक समूह की पहचान की गई है। कथन 2 है, PVTGS की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में है। कथन 3 है, यह 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है सभी 3, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कोई भी नहीं। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक सर्वेक्षण डिजाइन करने की योजना बनाई है, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTGS के लिए मानवीय विकास सूचांक HDI का अनुमान लगा सकता है। आपको बता दें कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG अनुसूचित जनजातीय समूहों में सबसे कमजोर समूह है। 1973 में डेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह PTG को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया गया, जो जनजातीय समूह में कम विकसित थे। 2006 में भारत सरकार ने PTG का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG कर दिया। भारत में 705 अनुसूचित जनजातियों में कुल 75 PVTGS है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। उड़ीसा में PVTGS की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। भारत में PVTGS 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश UT में फैले हुए हैं, इसलिए कथन 3 भी सही नहीं है। इस प्रकार तीनों कथन सही नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हील मार्ग 2 यानी कि JSLV MK2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह जियो ट्रांसफर कक्षा में संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए भारत द्वारा विकसित एक परीक्षण यान है। दूसरा कथन है, यह अंतरिक्ष में उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए 3 चरण परीक्षण यान है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी 1 और 2 दोनों। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में JSLV मार्ग 3 लॉन्च व्हीकल के साथ जोड़ा गया। आपको बता दें कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हील मार्ग 2 यानी JSLV MK2 भारत द्वारा विकसित एक लॉन्च व्हीकल। यह तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करके संचार उपग्रहों को जियो ट्रांसफर कक्षा में लॉन्च करता है, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही है। भारत में प्रारंभ में रूस द्वारा आपूर्ति किए गए क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया था, जबकि बाद में क्रायोजेनिक इंजन को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। बताते चले कि जनवरी 2014 से इस व्हीकल ने लगातार 6 सफलताएं हासिल की है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी
उज्बेकिस्तान। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। ही में एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने चट्टोग्राम और कॉक्स बाजार के बीच 102 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेलवे के निर्माण के लिए बांग्लादेश को 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। एशियाई विकास बैंक ADB की कल्पना 1960 के दशक की शुरुआत में एक वित्तीय संस्थापक के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास को सुगमीकरण के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया इसके कुछ संस्थापक सदस्य थे, जबकि उज्बेकिस्तान 1995 में इसका सदस्य बना था, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। कथन 2 है, यह सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया से नहीं बाधा है। तीसरा है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर निर्देशित है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन 1 है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है सभी 3, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केवल 2। आइए इनको और भी विस्तार से जानते हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने अपना 5 वर्ष का कार्यालय पूरा किया है। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक विशेष न्यायिक निकाय है जो देश में पर्यावरण या मामलों पर निर्णय लेता है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। बहुविषयक मुद्दों से जुड़े पर्यावरण या विवादों से निपटने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से सुसज्जित एक विषय निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं शीघ्र निपटान के लिए कार्य करता है। यह ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है, इसलिए कथन 2 और 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन सही है, इसलिए विकल्प भी सही है। आज का ये अभ्यास प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मकों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर युग्मक दिया गया, इन पर विचार करने के लिए कहा। यहाँ पर दिया समुद्री अभ्यास और उसके बाद भागीदारी देश, जिसमें पहला है JIME-X23 जापान, 2 में दिया है AIME-23 ऑस्ट्रेलिया, 3 में दिया है CLNX-23 श्रीलंका। उपयुक्त में से कितने युग्मक सम्मिलित है? जैसे ऑप्शन 1 में दिया है केवल 1, ऑप्शन 2 में दिया है केवल 2, ऑप्शन सी में दिया है केवल 3, ऑप्शन डी में दिया है कोई नहीं। इनका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।